तो नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। यहाँ जो एचएमटी की सोना आप घड़ी देख रहे हो, ये एक बनवा के ली हुई घड़ी है, असेंबल्ड घड़ी। अब असेंबल्ड घड़ी मतलब क्या, मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, मेरे पास एक पुरानी एचएमटी की मूवमेंट पड़ी हुई थी 7-8 साल से जो बंद थी। मेरे पास बहुत सारी मूवमेंट पड़ी हुई होती है, आप सभी को पता है। तो उसमें से एक मूवमेंट थी ये, और मैंने उसमें डायल केस का सेट जो है डलवा लिया है। ये जो डायल केस का सेट है, ये सोना का, ये अलग से आफ्टर मार्केट है, ये कंपनी का ओरिजिनल नहीं है। ये थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ, तो इसका अनुभव शेयर करूँगा आपके साथ। मुझे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आए वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और हाँ, यहाँ कोई वीडियो में आपको घड़ी बेची नहीं जा रही है, तो प्लीज़ कमेंट मत कीजिए क्या कीमत है, या फिर ये कमेंट मत कीजिए कि मुझे अपनी घड़ी बेचनी है सर, आप लोगे क्या। मैं आपकी घड़ियाँ नहीं लूँगा। मैं एक वॉच कलेक्टर हूँ, लेकिन मैं अब घड़ियाँ नहीं कलेक्ट करता हूँ। और हाँ, ये जो घड़ी है ना, ये मैंने इसलिए बनवाई क्योंकि अभी एचएमटी की आपको पता है कि उनके वेबसाइट पे घड़ियाँ ज़्यादातर उपलब्ध नहीं होती हैं। तो एचएमटी सोना जो है उपलब्ध नहीं होती हैं। ऐसे में हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो हम सेकंड हैंड घड़ी लें या इस तरीके की असेंबल्ड घड़ी लें। तो असेंबल्ड घड़ी एक्चुअली होती कैसी है, क्या वो सच में टिकती है नहीं टिकती है, और उनकी क्वालिटी कैसी होती है, ये चेक करने के लिए मैंने बनवाई है। तो ये जो डायल केस का सेट आप देख रहे हो ना, ये मैंने लिया था, मतलब ये वाला पसंद किया था मैंने। इसकी कीमत बता देता हूँ। डायल केस का सेट विद स्ट्रैप जो है, गोल्डन प्लेटेड जो स्ट्रैप है, ये 1150 रुपये में पड़ा है। इसमें सस्ती क्वालिटी वाला भी आता है, एक 750 रुपये वाला, वो मैंने नहीं चुना, मैंने ये चुना था। और स्ट्रैप के साथ ही मैंने इसका खर्चा पूछा था। ये वॉच मेकर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं था, तो इसलिए मैं इससे ज़्यादा जानकारी नहीं ले पाया। ये सिर्फ घड़ियाँ असेंबल करके बेचता है, ये वॉच मेकर जो है। ये उस तरीके का वॉच मेकर नहीं है जिस तरीके के वॉच मेकर के साथ मैंने अब तक काम किया है। जो मेरे वॉच मेकर होते थे एचएमटी के, रिको के या दूसरी घड़ियों के, वो बहुत फ्रेंडली होते थे और वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शेयर करते थे। ये व्यक्ति ने ज़्यादा जानकारी शेयर नहीं की, धंधे का सीक्रेट होगा शायद उसके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस जो डायल केस के सेट के साथ मुझे प्रॉब्लम आया वो शेयर करूँगा। देखिए हुआ क्या, मैंने सोचा ठीक है 1150 रुपये मुझे देने पड़ेंगे, मेरी जो मूवमेंट है वो यूज़ होने वाली है, वो मूवमेंट को सर्विस कराना पड़ेगा, और सर्विस करा के फिटिंग चार्जेस वगैरह जो होंगे वो वॉच मेकर से मैंने क्लियर पूछ लिया। उसने कहा टोटल 1450 रुपये में आपको सब कुछ करके दे दूँगा। मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो समय लेना है लीजिए। उसने कहा 15 दिन में दे दूँगा। 15 दिन हो गए, 15 दिन बाद भी उसने मुझे नहीं दिया। उसके बाद बहुत ज़्यादा लोड था काम का, शायद उसे दूसरी ऑर्डर वगैरह पूरी करनी होंगी। वो कांचन की भी इस तरीके से केस डायल डलवा के देता है, सोना की भी करता है, ऐसी बहुत सारी घड़ियों की करता है वो। लेकिन वो ऐसा वॉच मेकर है ना, जो सिर्फ घड़ियों के अंदर, मतलब इस तरीके के डायल केस के सेट में जो है मूवमेंट को फिट करके देता है। वो घड़ी को रिपेयर करने का काम नहीं कर सकता, उसे फॉल्ट जो है ठीक करने का काम नहीं आता है। तो मुझे पता नहीं था, मुझे लगा वो पारंपरिक तरीके का, हमारा जो एक्सपर्ट वॉच मेकर जिसे हम लोग कहते हैं, वैसे टाइप का वॉच मेकर होगा, लेकिन वो वैसा नहीं था। तो ये मुझसे गलती हो गई। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप कभी भी इस तरीके का काम करा रहे हो ना, तो अपने एक्सपर्ट जो वॉच मेकर हैं, अनुभवी वॉच मेकर, उनसे कराइएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। जो प्रॉब्लम मुझे आए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, मैंने ये घड़ी बाद में कुछ दिन बाद उससे, मतलब 15 दिन का उसने समय दिया था मुझे कि 15 दिन बाद आप आइए, मैं आपको दे दूँगा। 15 दिन बाद नहीं हुआ, और 4-5 दिन का समय चला गया। फिर बाद में उसने मुझे कॉल किया था, मैं गया, मैंने उससे घड़ी ली। अब प्रॉब्लम ये होगा, मैंने वहाँ चेक नहीं किया चाबी वगैरह खींच के कि टाइम सेट करके देखेंगे, क्योंकि उसने क्वार्ट्स पे चेक करके टाइम लगाया था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं घड़ी लेकर आ गया। आने के बाद मैंने चाबी को खींच के थोड़ा सा कोशिश की 1-1.5 घंटे बाद कि टाइम सेट करके देखता हूँ, तो चाबी खींच नहीं रही थी। अब चाबी खींच नहीं रही थी तो मुझे थोड़ा शक हुआ कि स्लाइडिंग पिनियन जो है वो फिसल चुका होगा, क्योंकि चाबी तो नाप लेके ही व्यक्ति वाइंडिंग स्टेम जो है ना, नाप लेके ही कट करता है, अगर कोई वॉच मेकर है एक्सपर्ट तो। उससे गलती नहीं हो सकती है, इतने सालों का अनुभव है तो वो गलतियां नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ था कि उसने वाइंडिंग स्टेम ही शॉर्ट साइज़ में कट कर दिया था, और इस वजह से क्या हो रहा था कि वाइंडिंग स्टेम जो है बाहर निकल नहीं रहा था, और जो ठीक से फिट नहीं हो रहा था, क्योंकि फुल लंबाई में अगर वाइंडिंग स्टेम नहीं होगा तो वो पूरी तरह से फिट नहीं होता है, जिसकी वजह से हमेशा जो घड़ी का चाबी है वो उसी मोड में फंस जाती है जहाँ टाइम सेट करने का होता है। तो फिर मैंने वापस गया, उससे मैंने कहा कि वाइंडिंग स्टेम जो है वो इस तरीके से शॉर्ट है। उसने दूसरी वाली वाइंडिंग स्टेम लेके नाप लेके मेरे सामने फ़िट किया। मैंने कहा ठीक है। अब वो जिस तरीके से काम कर रहा था उससे पता चल रहा था कि ये जो है ये उस तरीके का नहीं है जिस तरीके के पारंपरिक लोग काम करते हैं, बहुत हल्के हाथ से काम करते हैं वो लोग, ये वैसा काम नहीं करता था। तो मैंने कहा ठीक है चलो, मैं ले आया। उसके बाद प्रॉब्लम क्या हुआ कि अवर का कांटा जो है ना, वो कहीं ना कहीं रगड़ खा रहा था डायल के साथ।
अब वो ऊपर से दिख नहीं रहा था, मतलब ऊपर से आपको कहीं पता नहीं चल रहा था कि ये कहाँ रगड़ खा। अब उसके वजह से क्या हो रहा था कि वो रगड़ खा के थोड़ा पीछे पड़ रहा था। मतलब आपको पता है कि परफेक्ट जो चलना चाहिए, जब 3 बजते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो यहाँ ऐसा नहीं हो रहा था। वो पौने 3 वाला एंगल बन रहा था, जबकि काटा तो आवर का 3 पे होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर था। तो मुझे समझ में आया कि काटा रगड़ खा रहा है। मैं उसके पास गया, उसके बाद जाके मैंने उस कांटे फिर से मैंने सेट करा लिए। अब हुआ ये है कि कांटे सेट कराने के बाद फिर से मुझे जो है रात में वही प्रॉब्लम हुआ। मैंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, या तो कांटे फॉल्टी है, लूज़ है थोड़े से, या फिर कुछ ना कुछ रगड़ खा रहा है जो ऊपर से दिख नहीं रहा है। अब होता ये है कि वॉश मेकर जो होते हैं ना, वो इस तरीके से पूरी चीज़ें चेक करते हैं। जब भी वो मूवमेंट फ़िट करते हैं तो डायल को फ़िट करने के बाद वो सारी गैप वगैरह चेक करते हैं कि आवर के पिनियन के आसपास जो चाहिए उतनी गैप है या नहीं। क्योंकि ये एक अनाड़ी वॉच मेकर था, ये वॉच मेकर सिर्फ जो है घड़ियाँ असेंबल करके बेचता है, तो इसने वो कभी चेक नहीं किया था। और वो होल जो था ना, वो परफेक्ट साइज़ का नहीं था, वो थोड़ा सा जो है अपने सेंटर से ऊपर की तरफ था, जिसकी वजह से जो काटा था वो नीचे की तरफ रगड़ खा रहा था। और ये जो फॉल्ट है ना, ये ऊपर से आपको देख के नहीं पता चलता है, जब तक कांटे ना निकाला जाए पता नहीं चलता है। मुझे भी ये पता नहीं चला। मैं दूसरे दिन उसके पास जाने वाला था, मैंने सुबह चाबी दी घड़ी को। चाबी देने के बाद एक बात जो हुई वो ये कि अचानक से वाइंडिंग स्टेम जो है क्राउन के पास से टूट गया, और उसका जो क्राउन था गोल्डन वाला, गोल्ड प्लेटेड, वो कहीं गिर गया। और आपको पता है कि एक बार अगर इस तरीके के छोटे पार्ट अगर गिरते हैं तो उछलते हुए कहीं दूर चले जाते हैं, तो वो घूम गया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि वाइंडिंग स्टेम कैसे टूट सकता है। एचएमटी का वाइंडिंग स्टेम बहुत मजबूत होता है। जिन लोगों ने एचएमटी की घड़ियाँ यूज़ की हैं वो लोग जानते हैं कि एचएमटी का वाइंडिंग स्टेम आसानी से नहीं टूटता है। चाइना घड़ियों का टूट सकता है लेकिन एचएमटी का नहीं टूटता है। तो फिर भी मैंने कहा चलो, हो सकता है कल वो कुछ ज़्यादा ही ज़ोर लगा के फ़िट कर रहा था, तो इस वजह से वाइंडिंग स्टेम जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो गया होगा, इसलिए टूट गया होगा। मैं उसके पास गया, मैंने उसे कांटों का भी प्रॉब्लम समझाया, मैंने उसे कहा वाइंडिंग स्टेम भी टूट गया है। उसने वाइंडिंग स्टेम के अलग से मुझसे पैसे नहीं लिए, नया वाला जो फिट करके दिया। और मैंने इस बार कहा उसे कि भाई स्टेनलेस स्टील का क्राउन डाल दे, मुझे गोल्ड प्लेटेड नहीं चाहिए, क्योंकि वो गोल्ड प्लेटिंग कितना टिकेगा नहीं टिकेगा पता नहीं है। उससे अच्छा है कि स्टेनलेस स्टील का डाल देना। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने उससे कांटों के बारे में कहा कि भाई ये कांटे कहीं ना कहीं रगड़ खा रहे हैं, तुम एक बार इसे चेक करो। उसने कहा ठीक है, आप एक काम कीजिए, शाम को आ जाइए, मैं चेक करके रखूँगा। अभी हाथ में का जो काम है वो मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, बस इसे पूरा चेक कर कहाँ रगड़ खा रहे हैं, क्योंकि ये बार बार प्रॉब्लम आ रहा है। तो फिर हो गया, शाम में मैं वहाँ गया, उसने वाइंडिंग स्टेम भी फिट करके रखा था, कांटे भी उसने पूरी तरह से सेट करके रखे थे। अब होता ये था कि घड़ी अगर रखी होगी ना टेबल पे और इस तरीके से मैं छोड़ दूँ तो कांटा कहीं भी रगड़ नहीं खाता था। जैसे ही अब हाथ में पहन के घूमोगे कुछ घंटे तो आवर का कांटा थोड़ा पीछे पड़ता था, मतलब ग्रेविटी का असर उस पर होता था। तो ये मुझे फॉल्ट बाद में समझ में आया, दूसरे दिन मैंने जब चेक किया तब, कि मूवमेंट शायद हो सकता है थोड़ी सी लूज़ है। उसने जो डायल के जो पिन होते हैं पीछे के, वो पूरी तरह से टाइट नहीं किए हैं। तो मैं फिर से गया उसके पास, मैंने कहा ये फ़ॉल्ट हो सकता है, एक बार चेक करो और मेरे सामने चेक करो। अब इस बार थोड़ा सा मैं गुस्से में था, तो मैंने उससे कहा कि भाई मेरे सामने चेक करो। उसने मेरे सामने ही सब कांटे वगैरह निकाले, पीछे के स्क्रू वगैरह टाइट करने की कोशिश की। वो एक स्क्रू हल्का सा लूज़ था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैंने उसे कहा कि भाई कांटे निकाले हैं ना, तो आप सेंटर में वो आवर का पिनियन है या नहीं चेक करो। वहाँ पता चला कि भाई ये जो है ना, थोड़ा सा डायल का होल जो है वो ऊपर की तरफ है, और वो बहुत मामूली होता है, वो ऐसे आपको दिखेगा नहीं। वो ऊपर से जब आप देखोगे ना, ऊपर के एंगल से, तभी पता चलेगा, साइड से आपको नहीं पता चलता है। कांटे निकालने की वजह से वो दिखा। मैंने कहा ये देखो, ये होल जो है ना ये परफेक्ट नहीं है और ये कांटा यहाँ रगड़ खा रहा है। तो उसने कहा ठीक है, मैं कर देता हूँ। और फिर मैं बाहर बैठा, उसने वो किया। उसके बाद फिर से उसने जो है कांटे फिट कर दिए, घड़ी करके दे दी। और मैंने उसे कहा कि एक काम करो, चेक करो तुम घड़ी को कुछ घंटे हाथ में पहन के, और फिर ये करो। जैसे हमारे पुराने वॉचमेकर क्या करते थे, खुद हाथ में घड़ी पहन के एक दिन वो चेक करते थे, वो टेबल पर रख के नहीं चेक करते थे। जो मेरे वॉचमेकर थे, मेरे पहचान वाले, क्योंकि उन्हें पता था कि टेबल पे तो परफेक्ट चलेगी, हाथ में पहन के ही पता चलेगा कि ग्रेविटी जो है कांटों पे असर कर रही है, बैलेंस पे असर कर रही है नहीं। तो उसने कहा कि एक काम कीजिए, आप ही चेक कीजिए, अगर कोई फ़ॉल्ट आता है तो मुझे बता दीजिएगा। यहाँ वो समझ चुका था कि मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ ऐसे ही। आप सिर्फ असेंबल करके नहीं दे सकते हो, आपको सारे फॉल्ट जो है ठीक करके देने होंगे। तो वो समझ चुका था। मैं घड़ी पहन के निकला, मैंने देखा तो कांटे रगड़ नहीं खा रहे थे। इस बार प्रॉब्लम ये हो चुका था कि कांटा ही लूज़ होके गिर रहा था बार बार।
मतलब आपको पता होगा कि कांटे जो है उनके जो आवर का पिनियन कैनन पिनियन पे से जब लूज़ होने लगते हैं तो वो झूलने लगते हैं। सेकंड का कांटा ऊपर फिट होता है टाइट, तो इसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन वो अपनी जगह पे झूलते हैं। मैं अब परेशान हो चुका था, मैंने उसे कहा भाई ये जो कांटे हैं ना, ये मुझे फॉल्टी लग रहे हैं, क्योंकि ये आफ्टर मार्केट कांटे हैं, मुझे HMT के ही ओरिजिनल कांटे डाल दे, लेकिन ये वाले नहीं चाहिए मुझे, नुकीली नोक वाले। मुझे जो हमारी सूर्या आती हैं, जिन लोगों ने HMT की सूर्या घड़ी देखी होगी, बहुत सारी गोल्ड प्लेटेड घड़ियाँ जो HMT की आती है, उनमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के कांटे आते हैं। तो सूर्या के जो कांटे थे ना, वो मैंने इसमें डलवाए और वो कांटे बिल्कुल परफेक्ट फिट हुए, क्योंकि HMT के ओरिजिनल स्टॉक कांटे थे। ये जो थे इसमें पहले आए हुए हैं वो आफ्टर मार्केट कांटे थे, उन्होंने किस तरीके से बनाए होंगे, पतला मटेरियल होगा क्या होगा पता नहीं, लेकिन HMT के कांटे बहुत हैवी ड्यूटी होते हैं, वो बिल्कुल भी फिसलते नहीं हैं। हाँ, अगर आपकी घड़ी गिर जाए ना ज़ोर से 4-5 फीट के हाइट से, तो ही वो अपनी जगह से लूज़ हो सकते हैं, नहीं तो HMT के ओरिजिनल कांटे जो होते हैं ना, वो कभी लूज़ नहीं होते हैं। मेरा अनुभव इतने सालों में रहा है, कभी भी कांटे लूज़ नहीं होते हैं। तो वो कांटे डलवाए मैंने उससे, और ये जो उसके साथ आए थे पहले वाले कांटे, मैंने उसे वो दे दिए। मैंने कहा सेकंड कांटा बस इसका जो है वो रखना लंबा वाला ही, जो इसके आफ्टर मार्केट के इसके सेट के साथ आया था वो। तो यहाँ आप जो कांटे देख रहे हो ना, ये कांटे जो है एक्चुअली सूर्या के कांटे हैं, इसलिए आपको ये नुकीले नोक वाले लंबे कांटे नहीं दिख रहे। ये इसमें थोड़ा अलग दिख रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। पहले भी मेरे पास आपने देखा होगा कि एक HMT सोना घड़ी थी जिसमें रेडियम वाले कांटे थे। मुझे थोड़ा अलग अलग टाइप की घड़ियाँ रखना अच्छा लगता है। सेम एक जैसी ही 2 घड़ियाँ मुझे नहीं पसंद आती है, कम से कम कांटों में तो फ़र्क होना चाहिए या स्ट्रैप में फ़र्क होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं कोशिश करता हूँ। तो यहाँ मेरा ये प्रॉब्लम हुआ कि मुझे इस तरीके से वॉच मेकर से काम करा के लेना पड़ा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप जो है इस तरीके से केस का सेट डलवा रहे हो तो अपने एक्सपर्ट वॉच मेकर से कराइएगा, क्योंकि ये जो परफेक्ट नहीं होती है, जो मेरे पहले वॉच मेकर ने कहा था, वो मुझे अनुभव आया है, मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसमें क्या प्रॉब्लम होगा ये वॉच मेकर को ही ढूंढना पड़ता है। यहाँ प्रॉब्लम ये था कि वॉच मेकर को समझ में ही नहीं आता था, मुझे फ़ॉल्ट ढूंढ के जो है वॉच मेकर को दिखाना पड़ा, हर चीज़ मुझे उसे समझानी पड़ी, जब जाके ये काम हुआ। वो मैंने आपको कहा ना कि वो असेंबल करके बेचता है, उसे ये सब फ़ॉल्ट के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो ऐसे ही लोगों को बेच के बस काम कराता है। लोग कैसे लेते होंगे उसके बारे में मुझे पता नहीं है। हाँ, HMT कांचन की केस के बारे में मैंने उसे पूछा था कि क्या कीमत में आ जाएगी, तो उसने कहा 1150 रुपये में वो भी आ जाएगी स्ट्रैप के साथ ही। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो भी आपको जानकारी दी वो आपके काम आई होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जानकारी आपके काम आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपनी जो मूवमेंट है आपके पास की वो इस तरीके से आप करवा लीजिएगा। कोहिनूर की भी केस आती है आफ्टर मार्केट, दूसरी घड़ियों की भी आती है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। मेरे हिसाब से ये जो है 1150 रुपये में अगर केस का डायल का सेट मिलता है तो ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी आपने देखा होगा कि ऑनलाइन इन घड़ियों की कीमत कुछ भी लगाई जाती है, और ऑफ़लाइन भी आप जाते हो ना, तो अगर बार्गेन भी करते हो आप तो 2000 से लेकर 2200 रुपये के आसपास ये घड़ी आपको मिल जाती है। तो अब अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हो। मेरा जो अनुभव था मैंने आपके साथ शेयर किया। मेरे हिसाब से 1150 रुपये में डायल केस का ये सेट विद स्ट्रैप बुरी डील नहीं है। इसकी क्वालिटी कंपनी जैसी तो नहीं होगी, लेकिन ये अच्छी दिखती भी है और टिक जाएगी वॉच कलेक्टर लोगों के कलेक्शन में। तो बस यही था आज का वीडियो, देखने के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, बाय।